अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। जदीद और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए देखिए सबसे पहले MKTV को। दुबई में पाम जुमैरा की कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोर से चल रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला पाम ट्री शक्ल का आइलैंड होने जा रहा था, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। 5 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। इंजीनियर्स को लग रहा था कि शायद दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम समंदर की लहरों से मुकाबला करके इस पर आइलैंड बनाना है, लेकिन इनका असल इम्तिहान तो तब शुरू हुआ जब आइलैंड पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था। जी हाँ, ये बात है 2003 की, जब पाम जुमैरा आइलैंड मुकम्मल हो चुका था और अब बारी थी इस पर होटल्स और शॉपिंग मॉल्स बनाने की। तभी ये नोटिस किया गया कि आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता वापस समंदर में डूब रहा है। यानी अगर ये समुंदर का मुकाबला नहीं कर पा रहा तो जब इस पर हजारों बिल्डिंग्स बन जाएंगी तो फिर इसका क्या हल होगा, ये इमेजिन करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। 3 सालों की मेहनत और अरबों डॉलर सब कुछ पानी में डूबते हुए नजर आ रहे थे। इस मसले को लेकर आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन के काम को रोकना पड़ गया और इस मसले को किसी भी सूरत में जल्द अज जल्द हल करना जरूरी था, क्योंकि ये दुबई के शेख की इज्जत का सवाल था। सब्सक्राइब करें MKTV को इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, अरेबियन गल्फ में 5 किलोमीटर तक फैला ये है इंजीनियरिंग हिस्ट्री का एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये इतना बड़ा है कि इसकी असली शक्ल सिर्फ आसमान से ही देखी जा सकती है। पूरे आइलैंड को बनाने में हैरत अंगेज तौर पर 40 नहीं 50 नहीं बल्कि पूरे 900 अरब रुपए का खर्चा हुआ था। ये आइलैंड न सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती, बीचेस, लग्जरी होटल्स, क्लब्स और यहाँ से दिखने वाले दिलकश नज़ारों की वजह से मशहूर है। सिर्फ रेत और पत्थर से बनाए गए इस आइलैंड को न सिर्फ समुद्री तूफान से बल्कि ज़लज़ले और सुनामी से भी खतरा रहता है, लेकिन फिर भी 18 सालों से ये आइलैंड शहर अरेबियन गल्फ में फख्र से खड़ी है, जो कि इसको बनाने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स की खून पसीने की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। इस नामुमकिन प्रोजेक्ट को इंजीनियर्स ने किस मुश्किल तरीन मरहले से गुजरकर मुमकिन बनाया, इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे इन मुश्किलात का हल निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। क्योंकि दुबई के पास से तेल खत्म हो रहा था, इसी वजह से अब दुबई के सर्वाइवल का सिर्फ एक ही तरीका बचा था और वो था टूरिज्म। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही वेस्टर्न टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि दुबई में अब बीचेस की जगह कम पड़ने लगी थी। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर में फैली हुई थी, उसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। उस वक्त के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम दुबई के समुंदर में एक ऐसा आइलैंड बनाना चाहते थे जिससे दुबई के बीचेस के लिए एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल सके। इस आइलैंड का डिजाइन बनाने के लिए उन्होंने अपने खास लोग लगा दिए। सुल्तान अहमद बिन सुलेमान को जब इस टास्क पर लगाया गया तो उन्होंने शेख को एक सर्कुलर शेप आइलैंड का डिजाइन पेश किया। इस सर्कुलर शेप से दुबई को 7 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल रही थी, लेकिन ये काफी नहीं थी। शेख ने ये डिजाइन फौरन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनको 7 नहीं बल्कि 70 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन चाहिए थी। इस बार शेख ने खुद डिजाइन बनाने का फैसला किया। शुरू में तो कोई डिजाइन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर शेख एक ऐसा डिजाइन मैदान में लेकर आए जो कुछ और नहीं बल्कि एक पाम ट्री की शेप थी। हैरत अंगेज तौर पर इस डिजाइन से दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर का इजाफा हो रहा था, यानी दुबई की करंट कोस्ट लाइन का 80% कागज पर डिजाइन तो बन चुका था। लेकिन मसला ये था कि आज से पहले किसी ने भी इस शेप का इतना बड़ा आइलैंड नहीं बनाया था। चैलेंज सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ पाम ट्री शक्ल का आइलैंड बनाना है, बल्कि यहाँ एक पूरी सिटी को भी बसाना था जिसमें होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, लग्जरी विलास और रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। जब इंजीनियरिंग एक्सपर्ट से मशवरा लिया गया तो उनका मानना था कि इस आइलैंड को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको कंक्रीट और स्टील से बनाया जाए। लेकिन दुबई के क्राउन प्रिंस कुछ और ही चाहते थे। जी हाँ, शेख के पास जो आइडिया था उसने इंजीनियरिंग टीम के चैलेंज को मजीद बढ़ा दिया।
وہ چاہتے تھے کہ آئلینڈ کو پوری طرح سے نیچرل مٹیریل سے بنایا جائے، یعنی یہ آئلینڈ ریت اور پتھروں سے بنایا جانا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس میں استعمال ہونے والی ریت اور پتھر اتنے زیادہ تھے کہ ان سے 2.5 میٹر اونچی ایک ایسی دیوار بن سکتی ہے جو حیرت انگیز طور پر پوری دنیا کا ایک گول چکر لگا سکتی ہے۔ اتنی زیادہ پتھر اور ریت کہاں سے آئے گی؟ یہ تو ایک الگ ہی مسئلہ تھا، لیکن دبئی کے سمندر میں ایک ایسا آئلینڈ سٹی بننے جا رہا تھا جس کو دن رات سمندری لہروں سے مقابلہ کرنا تھا۔ اسی لیے اس آئلینڈ کو بنانے کے لیے دبئی کے شیخ کو دنیا کی بیسٹ انجینئرنگ ٹیم چاہیے تھی۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ہالینڈ کی ایک کمپنی سے کانٹریکٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے انجینئرنگ ٹیم کو یہ پلان کرنا تھا کہ پام ٹری شیپ کے آئلینڈ کو سمندری طوفان اور خطرناک لہروں سے کیسے بچایا جائے گا۔ اس کا صرف ایک ہی حل تھا کہ پام ٹری شیپ کے چاروں طرف سمندر کی لہروں کو روکنے کے لیے پتھروں سے ایک کرو شیپ کا آئلینڈ بنایا جائے، جس کو بریک واٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اب ٹائم تھا وہ ساری کیلکولیشنز کرنے کا جس سے یہ معلوم پڑے گا کہ عربین گلف کے اس حصے میں بریک واٹر آئلینڈ بنایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ سمندر کی لہریں جو کئی فٹ تک اونچی ہوتی ہیں اور جو اپنے بیچ میں آنے والی تمام چیزوں کو نگل بھی سکتی ہے۔ کیلکولیشن سے معلوم پڑا کہ عربین گلف اس پروجیکٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، کیونکہ گلف کی انٹری پوائنٹ پر یہ تمام لہریں اپنی پاور کم کر دیتی ہیں، لیکن طوفان کا خطرہ ابھی باقی تھا جو اس آئلینڈ سٹی کو ٹف ٹائم دے سکتا تھا۔ انجینئرز کی ابھی فائنل کیلکولیشن چل ہی رہی تھی کہ ان پر ایک ایسا پہاڑ توڑ دیا گیا جس سے مقابلہ کرنا انتہائی مشکل تھا۔ ناظرین، پام جمائرہ کا ٹری جس کو صرف ریت سے بنایا جانا تھا، اس آئلینڈ میں لگنے والی ریت کا وزن 13 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ یہاں وہ ریت استعمال نہیں ہو سکتی تھی جو دبئی کے ریگستان میں پائی جاتی ہے۔ تو آخر انجینئرنگ ٹیم نے اتنی ساری ریت کا بندوبست کہاں سے کیا تھا؟ اور جب آئلینڈ پوری طرح سے مکمل ہونے کے بعد سمندر میں ڈوبنے کو تھا تو آخر اس مصیبت سے نکلنے کے لیے انجینئرز کو کس حد تک جانا پڑا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔